और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली, झकझोर देने वाली। अगर आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ता है, कोचिंग जाता है पढ़ने के लिए, तो खबर आपके लिए जरूरी है। लापरवाही की आग, 15 जिंदगियां खाक हो गई हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये आग की लपटों में जो चारों तरफ आपको आग नजर आ रही है, कोचिंग है जिसमें आग लगी। यूपी के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कई मंजिला इमारत है, इसी में कोचिंग चलती थी, इसी में कुछ और कंपाउंड में कुछ और भी काम हो रहे थे। और जब आग लगी, दावा है, आशंका है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। और उसके बाद देखिए जरा, पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। और अब देखिए सबसे हिला देने वाली तस्वीर जो सामने है, ये आग लगने के बाद देखिए एक छात्र गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसने छलांग लगाई है, ये नीचे आकर गिरा है। देखिए फिर से देखिए इस तस्वीर को, एक छात्र दिखाई दे रहा है जो नीचे आकर गिरा है। ये गिर रहा है नीचे, इसने छलांग लगाई ऊपर से, आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए इसने छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई उसके बाद सोचिए जरा, वो शख्स गिरा है, उसे लोगों ने उठाया। जो आसपास लोग थे वो फौरन उठाकर उसे अस्पताल ले गए। बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और फिर देखिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग इतनी भीषण थी, लंबी कतार थी फायर ब्रिगेड की। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। जनरेटर को मार दो, उधर जनरेटर में पानी को लेकर जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, और इस धुएं के बीच में ताकि कोई घायल हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम में इस समय ये पार्ट है। और अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं ताकि जो अंदर की तरफ जाके अगर कोई हो तो ब्रीदिंग करके निकाला जा सके। अब एक आदमी इमारत के अंदर जा रहा है, उसको रुकते हुए फायर ब्रिगेड के लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा, वहां मौजूद थे अजय, हमारे सहयोगी। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने हथौड़ा चलाना शुरू किया है, इमारत के पीछे के हिस्से को तोड़ना शुरू किया है। छात्र अंदर फंसे हुए थे। देखिए उसके बाद अंदर आग लगी थी, पानी पहुंचाया गया है वहां। यानी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस को पता चला कि पीछे छात्र छिपे हुए, इन दीवारों को पीछे से तोड़ना शुरू किया गया और उसके बाद छात्रों को यहां से निकाला गया। और कुछ और तस्वीर दिखाऊं, पीछे पुलिस एक्शन कर रही थी, दीवार तोड़ रही थी पीछे की। दूसरी तरफ सामने के हिस्से में छात्र अपनी जान बचा रहे थे। कैसे, ये देख रहे हैं, रस्सी के सहारे, रस्सी पकड़कर नीचे कूद रहे हैं। यहां आकर एक छात्र फंस गया है। भाई वो तो कोई लड़की बची, भाई वो तो लड़की बची, भाई वो तो कोई लड़की बची। वायर आप देख रहे हैं, वायर पकड़कर छात्र उतर रहे हैं। देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए। जरा वहां उस वक्त क्या हालात और मंजर होंगे। पूरी इमारत में आग बुझने के बाद धुआं भरा था। दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौतें हुई है, 15 जाने गई हैं अब तक। जो जानकारी है, बिल्डिंग का हिस्सा देखिए, आग लगने के बाद बिल्डिंग का हिस्सा खुद भरभरा कर गिर पड़ा।
तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कोचिंग में यह आग लगी थी और इसमें आग लगने से 15 जानें गई हैं अब तक। जो अंदर लोग मौजूद थे, जो छात्र मौजूद थे, उनकी बॉडीज निकाली गई हैं बाहर और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जो घायल थे। फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बुरी तरह से झुलसे हुए और बहुत से लोगों की दम घुटने से जान गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम हो रहा था। कहीं कोई दुकान थी, कहीं कोचिंग चल रही थी। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का था। योगी आदित्यनाथ सारा काम छोड़कर फौरन लखनऊ में उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जब उन्हें जानकारी मिली कि आग लगी है। योगी दलबल के साथ पहुंचे और उसके बाद जायजा लिया कि आखिर कैसे आग लगी है। एक बड़ी लापरवाही है फायर विभाग की भी, क्योंकि वहां आग बुझाने के संसाधन और इंतजामात नहीं थे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर आग लगी कैसे, कितनी जानें गई हैं इस आग लगने की वजह से, और इस हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं योगी। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। करीब वक्त था दोपहर का 2 बजे जब आग लगी। 30 छात्र मौजूद थे। अचानक बिल्डिंग में आग लगी तो वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार छा गया। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, तो कुछ ने बचने के लिए दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले कई छात्र बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 15 छात्र जिंदा जल गए। जान गंवाने वाले 15 छात्रों की उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। जिस इमारत में आग लगी उसी में दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से बिल्डिंग पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया। बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़कर दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक जलने और दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जहां आग लगी वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे तो भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने कहा, यह अग्निकांड की घटना बेहद गंभीर और दुखद है। फिलहाल शवों को बाहर निकाल लिया है और उनकी पहचान हो रही है। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उस बिल्डिंग में कोचिंग के अलावा एक पेट शॉप और प्रोडक्शन हाउस चल रहा था। खबर यह कि यहां मौजूद कई लोग हादसे का शिकार हुए और बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और सवाल यही हमेशा की तरह, आग लगी है, फिर कुछ दिन सारे विभाग एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद फिर मामला वैसा ही हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले पीड़ितों। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। का कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। भाई जो मेरा भाई अंदर फंसा है, जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे, सबको लेके बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं है। आग काफी पहले तो काफी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था। उसकी कमर की हड्डी टूट गई। मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े। अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं। तो जब अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और बच्चे पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी 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 जी। तो बच्चे कुछ गिरे भी है क्या आप? जी, एक जना भाई ने गिरे, उस रेलिंग के ऊपर गिरे, उनकी कमर टूट गई। धीरे धीरे बहुत बड़ी आग हो गई। क्या चल रहा था अंदर? बच्चे थे यहाँ पर, क्या चलता था? अंदर कोचिंग थी, कोचिंग अच्छा, चल रही थी। तो बच्चे गिरे, आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं, गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था। उन लोग तार से उतारा था। और भी बच्चे बताते थे क्या कि अंदर है? हाँ, अंदर। और मैंने देखा कि आग लगी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक बंदा वहाँ से कूदा
यहाँ पे अगल बगल आवाज़ें लगाई कि गद्दा दे दी, कोई गद्दा नहीं दी। प्लस कम से कम 45 या 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है। बच्चा सुखमनी सिंह, उन्होंने बकायदा अपने पिता को फ़ोन करके 2:15 बजे सूचना दी कि ऑफिस में आग लगी है, मुझे बचा लो। इसके बाद वो लोग आलमबाग से दौड़ते हैं, बकायदा प्रशासन को फ़ोन करते हैं और उस ऑफिस में करीब 20-22 लोग कहते हैं। तो रही अब आपको बताऊं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह से निकलकर, घटना स्थल से निकलकर अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें उनका हाल जाना है योगी ने अस्पताल पहुंचकर। उसके बाद उस जगह ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और तस्वीर सामने आई कि डिप्टी सीएम भावुक हो गए अंदर की तस्वीरें देखने के बाद। और जहां आग लगी वहां पेट शॉप भी थी। देखिए, उसके बाद जो बिल्लियां उन्होंने पाली हुई थी वो भी उन्हें निकाला गया है, वो भी झुलस गई थी। तो ये वो जानवर जो पेट शॉप में थे जिन्हें निकाला गया, ये भी झुलस गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये बिल्डिंग में पहली बार आग नहीं लगी। इससे पहले भी आपको याद होगा एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हो गई थी। इधर दिल्ली में भी एक होटल में आग लग गई थी। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो माँ बाप उतनी देर टेंशन में होते हैं कि वो क्या सुरक्षित जगह पर जा रहा है कोचिंग पढ़ने। तो अगर आप अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो जाते ही कोचिंग में किन बातों को आपको देखना है और ध्यान रखना है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उसकी। कई बार नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लेकिन कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चलाने पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या सामान रखने के लिए होता है। अगर बेसमेंट में कोचिंग चलती भी है तो उसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग की फायर क्लियरेंस जरूर चेक करें, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने या आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। बेसमेंट में निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि आग लग गई तो कहां से निकलेगा शख्स। दूसरी चीज जरूर चेक करें, फायर सेफ्टी। यह जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। इमरजेंसी की हालत में स्मोक अलार्म काम करते हैं या नहीं। बिल्डिंग या कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। तीसरी चीज जो आपको जांचनी है, इमरजेंसी गेट। ज्यादातर हादसों के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कई बार संचालक बिना नक्शा पास कराए कोचिंग क्लास चलाते हैं और इस वजह से सीढ़ियां भी संकरी होती हैं और लिफ्ट भी सही से नहीं चलती है। इमारत में इमरजेंसी के लिए कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए। कई बार इमरजेंसी गेट ब्लॉक होता है, ऐसे में उसकी चेकिंग जरूरी है। एक और चीज जो आपको जांचनी है कि वेंटिलेशन का इंतजाम है या नहीं। कई बार एक ही कोचिंग क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र होते हैं। एक टीचर 25 से 30 छात्रों की जगह 70 से 80 छात्रों को पढ़ाता है। पर्याप्त वेंटिलेशन ना होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं। परमिशन से ज्यादा छात्र होने की वजह से कई बार भगदड़ भी मचती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो घायल बच्चे हैं वो एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है
वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है, और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है, हृदय विदारक घटना है, और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की। लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है, वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा, जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए, तो ये तो बेहद दर्दनाक। तो आप खुद अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, परिवार का कोई शख्स जा रहा है या आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जरूर कुछ बातों पर ध्यान दें कि वहां पूरे संसाधन मौजूद हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अयोध्या लिए चलता हूं। राम के नाम पर धोखा, अब है हिसाब की बारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एसआईटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जानी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज खुद अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे सीएम योगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई जिस शख्स की सबसे ज्यादा बात हो रही है अब तक चढ़ावे की चोरी में, चंपत राय। आज वो सामने आए। चंपत राय राम जन्मभूमि जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। चंपत राय की तस्वीर आप देख रहे हैं। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं। सभी की नजरें और निगाहें उनके ऊपर है कि क्या एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कोई एक्शन चंपत राय पर होने वाला है, क्योंकि चंपत राय के विरोधी सबसे ज्यादा चंपत राय पर हमलावर हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। नोट गिनने से लेकर गहने रखने तक में बड़ी लापरवाही हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट के बड़े अधिकारी बस यही कहते रहे कि राम जी सब देख रहे हैं। ट्रस्ट में ऊपर से नीचे तक कौन कौन गड़बड़ी में शामिल था और कैसे लाखों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, इसका एक एक रिकॉर्ड एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज है। और इस रिपोर्ट के आधार पर योगी सबका कड़ा हिसाब करने वाले हैं। चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटा दिए गए हैं और खबर है कि 48 घंटे में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अब आइए, आपको जो सच निकल कर सामने आया है वो हिला देने वाला है कि आखिर चोरी हो रही थी, उस चोरी को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा था, आंखों पर पट्टी बांध ली गई थी। देखिए, राम के नाम पर कैसे धोखा हो रहा था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मंदिर में गड़बड़ियों की जानकारी ट्रस्ट को काफी पहले से थी। खबर यह है कि ऑडिट के दौरान भी कई बार फर्जीवाड़े की बातें सामने आई। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी या जिम्मेदार लोगों को जब शिकायत की जाती तो कड़ा फैसला लेने के बजाय वो कहते, जाने दो, राम जी सब देख रहे हैं। भगवान भरोसे वाले रवैये के चलते मंदिर में गड़बड़ी और चोरी बढ़ती गई। जांच में सामने यह आया कि लंबे वक्त से बिना रसीद के चंदा लिया जा रहा था। यानी चंदा तो लिया जा रहा था, लेकिन रसीद किसी को नहीं दी जा रही थी। जब रसीद नहीं दी जा रही थी तो फिर हिसाब कैसा? कच्ची रसीद के नाम पर दान के पैसों का हेरफेर किया जाता था। यहां तक कि दान में मिले जेवर का हिसाब भी ठीक से नहीं रखा गया। और जब इसकी शिकायत की जाती या ट्रस्ट को सुझाव दिए जाते थे तो वो हेरफेर करने वालों को हटाते नहीं थे, सिर्फ डांट कर छोड़ देते थे और कह देते थे कि भगवान राम गड़बड़ी करने वालों को देख ही रहे हैं। कार्रवाई ना होने से चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों की हिम्मत और बढ़ गई। दावा यह है कि वीआईपी पास से लेकर नोट गिनने तक में वो गड़बड़ी करने लगे। डर था कि राम मंदिर में गड़बड़ी की बात प्रशासन या सरकार तक न पहुंच जाए। क्या इसलिए चढ़ावा की गिनती वाली कई सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट करा दी गई। एसआईटी ने मंदिर में चोरी और गड़बड़ी के ऐसे सबूत कई पेन ड्राइव में जमा किए और एसआईटी चढ़ावा चोरी की ये शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपने वाली है। नोट गिनने से लेकर गड़बड़ी करने वाले करीब 25 लोगों पर कड़ा एक्शन हो सकता है। एक दो दिन में
टिन्नू यादव समेत 80 लोगों पर नामजद एफआईआर भी हो सकती है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे पदाधिकारियों को अयोध्या ना छोड़ने को भी कहा गया है, ऐसा दावा है। अब इस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। जो भक्त हैं उन्हें भी ठेस पहुंची है। लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और सीएम योगी। सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना, सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी। अब देखिए जरा, चढ़ावा चोरी पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि 27 का चुनाव आ रहा है, विरोधियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का, योगी को कटघरे में खड़ा करने का। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ने साबित कर दिया है कि धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। सरकार ने जो एसआईटी बनाई है, क्या उसे निष्पक्ष काम करने देंगे? हमें तो शक है कहीं जांच रिपोर्ट भी चोरी ना हो जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं राम मंदिर में 5000 करोड़ की लूट हुई है। खबर मिली है कि पुजारी भी घोटाले में शामिल है। जब भगवान आपके साथ हैं, मंदिर आपके साथ है, मोदी आपके साथ हैं और आप सीएम हैं, तो आपको 15 दिन की जरूरत क्यों है? ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी के कह रहे हैं विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। बाबरी मस्जिद के नाम पर जो चंदा जमा हुआ था, आज तक उसका क्या हुआ? अवैध मदरसे चल रहे हैं, उनका क्या हुआ? उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी दुखी है। शुक्रवार को मैं खुद दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए लिखा, केजरीवाल जी शुक्रवार को राम मंदिर जाएंगे? यह भी बता दीजिए कि जुमे की नमाज के पहले जाएंगे या उसके बाद जाएंगे। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी नेता बार बार कहते हैं मुगलों ने मंदिर लूटे, लेकिन ये नए मुगल हैं। मंदिर को बीजेपी ही लूट रही है, राम मंदिर को बीजेपी के अपने गजनवी ही लूट रहे हैं। आलोक कुमार वीएचपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो विश्वासघात हो या लापरवाह, उनकी पहचान हो और कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने से पहले किसी को भी सबकी छवि खराब करने का हक नहीं है। सुनिए जरा क्या है सियासी बवाल। भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं किसके सर पर गड़ा फूटेगा। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है, उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये एक दो आदमियों का काम तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। और जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांके देखे कहाँ कहाँ मदरसों में गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ मजारों पर गड़बड़ी हुई है। उस चंदे का क्या जो बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किया गया, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में, और राम की जो दान पेटी वो गायब हो गई है। सोना गया है, चांदी गया है, ज्वेलरी गया है। जो चढ़ावे में आया था वो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया। ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम के शाप से ही जाएगी। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कारसेवकों पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा। वो लोग आज जो आरोप लगा रहे हैं जो कारसेवकों के तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर ना बने इसके लिए अदालत में और सभी प्रशासनिक स्तरों पर इन लोगों ने सक्रियता के साथ उसका विरोध किया। एसआईटी गठित की है और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। इन लोगों के मुंह बंद हो जाएगा जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। बात राम मंदिर की हो रही है, मंदिर में चढ़ावे चोरी की हो रही है। कल एक बहुत बड़ा दिन है, कल एक और मंदिर पर ध्वजारोहण होना है। कुछ इस तरह से आपको याद है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे और राम मंदिर पर यह ध्वजारोहण हुआ था। गर्भगृह के ऊपर यह ध्वजारोहण हुआ था। और अब इसी तरह एक और मंदिर जो शेषावतार है उस पर ध्वजारोहण होना है, लेकिन चंपत राय जो इसमें तो मौजूद थे लेकिन इस समारोह में नहीं मौजूद होंगे इन विवादों की वजह से। देखिए, तो आपको बताऊं, विवादों के बीच राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है। यह ध्वजारोहण राम मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में होगा। वो देख रहे हैं शेषावतार, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की पूजा शेषनाग के अवतार में की जाती है। राम मंदिर परिसर के 6 प्रमुख मंदिरों में से एक ये भी है। और शेषावतार यानी लक्ष्मण जी के मंदिर की ऊंचाई करीब 51 फीट है। कोई भी मंदिर तब पूरा कहलाता है जब उसका ध्वजारोहण हो। जैसे राम जी के मंदिर का ध्वजारोहण पीएम मोदी ने भव्य कार्यक्रम में किया था, उसी तरह अयोध्या में शेषावतार का ध्वजारोहण कार्यक्रम काफी भव्य होना है। 5 से 6 हजार खास मेहमान और साधु संतों को पहले शामिल किया जाना था, लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मेहमानों की संख्या आधी कर दी गई है। पहले ध्वजारोहण में चंपत राय, अनिल मिश्रा को शामिल होना था, लेकिन विवादों और जांच में दोनों का नाम आया तो अब आयोजन से वो दूर रहेंगे। समारोह की व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी देखेंगे और कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। सुनिए जरा इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं साधु संत। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी मंदिर हैं तो सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीनस्थ होने चाहिए। सनातन बोर्ड का माने सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण होना चाहिए। लोगों का धन और लोगों की श्रद्धा की बलि नहीं दी जानी चाहिए। सबका विचार अलग अलग, हमारे लिए तो सब ठीक है। जो गलती होगी राम जी दंड देंगे। विश्वास रहेगा तो सफलता मिल जाएगी और शंका रहे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। शासन से चाहे निर्णय आएगा, हमारे लिए मान्य है। अब देखिए, इस पूरे विवाद में एक शख्स जो सबसे ज्यादा खबरों में भी है, सुर्खियों में भी है, जिस पर हमले भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं, वो है चंपत राय। चंपत राय आंदोलन से भी जुड़े रहे, राम मंदिर निर्माण में भी उनकी भूमिका रही, ट्रस्ट के भी महासचिव हैं। अब सवाल यह उठ रहा है चंपत राय का क्या होगा। तो आपको बताऊं चंपत राय हैं कौन, कैसे चंपत राय राम मंदिर के इतनी महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। जिन चंपत राय का नाम चढ़ावा चोरी विवाद में सवालों में है, वो रसायन शास्त्र से रामनगरी तक में समर्पित माने जाते हैं। यूपी के बिजनौर में जन्मे चंपत राय केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। उनके पिता आरएसएस से जुड़े थे, यानी संघ से जुड़ाव उन्हें विरासत में मिला। आपातकाल यानी इमरजेंसी में गिरफ्तारी हुई, 18 महीने जेल में रहे। जेल से लौटे तो नौकरी छोड़ दी और संघ के प्रचार में जुट गए। बाद में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री और उपाध्यक्ष भी बने। उन्हें राम मंदिर आंदोलन के सबसे समर्पित चेहरों में गिना जाता रहा। जिंदगी भर आरएसएस, वीएचपी और राम मंदिर से जुड़े रहे और शादी तक नहीं की। चंपत राय बेहद सख्त, ईमानदार और मंदिर के सबसे जानकार माने जाते हैं। साक्ष्य जमा करने में साधु संतों, छावनियों, अखाड़ों में तालमेल में आगे रहे वो, इसलिए चंपत राय को रामलला का पटवारी भी कहा जाता है। आरोप है कि मंदिर निर्माण और ट्रस्ट में चंपत राय की जिद भी भारी रही। मंदिर आंदोलन और अयोध्या के जानकारों को अहम पदों से दूर रखा। आरोप यह भी है कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों और प्रशासन की सलाह को अनदेखा किया। क्या इसलिए उनके साथ रहे संत, महंत और नेता आज खुलकर उनके सामने खड़े हो गए, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया उन लोगों ने। चाहे वो विनय कटियार हो या संतोष दुबे, सबने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि जब ट्रस्ट और पूरा राम मंदिर उनकी देखरेख में चलता है तो मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई, तो उसमें भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही आरोप लगा रही है। एसआईटी ने भी चंपत राय से पूछताछ की और अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। सुनिए जरा, सारे हमले चंपत राय पर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह और अभिमुक्तेश्वरानंद। चंपत राय जी ने जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार किया और वहां ये टेम्पररी अधिकारी कर्मचारी बना लिए। एक तो उनका ड्राइवर है, उसके पास उसके आलीशान मकान बना लिए, गाड़ियां ले ली और तनख्वाह पाता है 20,000 रुपये माहवार। चंपत राय के खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं
उनको काहे को लिए बैठे हुए हैं? अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है, ये तो जब से वहाँ शुरुआत हुई है तब से हो रही है। और आप याद करिए, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो चंपत राय जी जो कि सर्वे सर्वा है वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और हम सब जानते हैं कि उनका बहुत ही आदरणीय योगदान है। तो रही यूपी से खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में एक और बवाल चल रहा है। भरत का एनकाउंटर और पुलिस का ब्लंडर। अब पुलिस लपेटे में और खुद पुलिस अपनी जुबान से कह रही है हाँ हम ही ने गलती की है। ये भरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। भरत का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद हंगामा और बवाल हुआ। पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। पुलिस कह रही है कि भरत गोली चला रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए जरा बिहार में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं भरत के लिए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग शहर में भरत तिवारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीछे जो तस्वीर दिखाई है ये गोपालगंज की जनता का दिखाई दे रहा है। तो लोग नारे लगा रहे हैं पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। भोजपुर की तस्वीर आपने देखी, बिहार के बक्सर में देखिए, बक्सर में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पहली बार हुआ किसी का एनकाउंटर हुआ और उसके लिए अलग अलग शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये जो प्रोटेस्ट है अब ये सरकार के खिलाफ और सम्राट चौधरी के खिलाफ भी हो रहा है। अब सोचिए बिहार पुलिस पर दबाव। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनसे चूक हुई है। तो उसमें इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। सोचिए देश में शायद पहला एनकाउंटर होगा जिसके बाद पुलिस ये कह रही है कि पुलिस से चूक हुई, पुलिस से लापरवाही हुई, पुलिस ने ठीक से हैंडल नहीं किया। अब देखिए जरा मैं आपको बताऊं कि आखिर पुलिस क्या कह रही है, पुलिस पर क्या एक्शन हुआ। पहली बार भरत एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही मानी है। इसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 16 जून को पुलिस आरोपी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। एडीजी भरत के एनकाउंटर से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीर, इस दिन की बात कर रहे हैं वो, जब पुलिस भरत को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची थी। तब उसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी और हंगामा किया था, लेकिन कई पुलिस वालों ने मिलकर भी उसे गिरफ्तार किए बिना लौट आए। एडीजी ने कहा कि एनकाउंटर कभी पुलिस की कामयाबी नहीं हो सकता है। उन्होंने एनकाउंटर से पहले गिरफ्तारी ना होने की पुलिस की गंभीर चूक बताया, यानी उनका कहना है कि पुलिस को उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और लापरवाही के लिए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो पुलिस वाले नपे हैं उनमें एसएचओ के साथ 2 एएसआई हैं, 2 एसआई हैं, 1 एएसआई है और 1 कांस्टेबल है, क्योंकि कार्रवाई में शाहपुर थाना प्रभारी के साथ ये 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। विवाद बढ़ा तो एनकाउंटर के 5 दिन बाद न्यायिक जांच का ऐलान हुआ। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे। इधर पुलिस ने शाहबाद रेंज के डीआईजी को तुरंत जांच करने को कहा है। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष बोले पुलिस दोषी पाई गई तो फिर कार्रवाई होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और पिता क्या कह रहे हैं भरत तिवारी के। देखिए ये सब सारी बातें जो है वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था
उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। बाढ़ जो आया था उसी पीड़ित लोग यहाँ पर आके हमारे गांव के बगल में 1 किलोमीटर पर बस रहे हैं लोग, उसी को बहुत सहायता पहुँचा रहा था। वो उसका धर्म वही था, कोई भी मुसीबत में है ये है वो धार्मिक टाइप का था, वहाँ पर मदद कर रहा था। उसी कर्म में ना जाने क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, हमको कुछ पता नहीं। आवाज को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री हैं, उनको आवाज पहुंचाइए कि हमारा बच्चा निर्दोष है। अब देखिए इस पर सियासत शुरू हो गई है, सियासतदान भी पहुंच रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा भी चल रहा है। कल पप्पू यादव पहुंचे थे, आज देखिए खेसारी लाल पहुंचे। खेसारी लाल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले। लेकिन बड़ी बात है, जिसका एनकाउंटर हुआ उसके लिए देखिए हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ तो वजह होगी। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवरिया की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत तिवारी अमर रहे। अब देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को लेकर 2 तर्क हैं। एक तर्क ये कि भरत तिवारी मसीहा था, फरिश्ता था, और दूसरा ये कि भरत तिवारी पिस्तौल लेकर घूमता था और पुलिस पर हमले करता था। सच क्या है? लोग क्यों मसीहा मानते हैं? भरत एनकाउंटर पर विवाद और आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परिवार, समर्थक और कई नेता भरत के समर्थन में। गांव वालों का कहना है भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि भरत को लोग गांव वालों की मदद करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक भरत स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाता था। बिलौटी और आसपास के गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानियां हैं। परिवार का कहना है कि भरत गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि गांव के विस्थापित लोगों को फिर बसाया जाए। कहते हैं कि भरत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मुद्दे उठाता था, साथ ही ग्रामीणों और प्रशासनिक लोगों से मिलकर भी बात करता था। इसलिए कई स्थानीय लोग मदद करने के लिए उसे मसीहा बताते थे। भरत खुद और कई लोग उसकी तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से करते थे। तभी तो उसके एनकाउंटर से सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस के मुताबिक भरत पर अवैध हथियार रखने और फायरिंग का आरोप था। उससे पहले मार्च 2025 में भरत पर कई आरोपों में FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि जमीन विवाद में उसने दरोगा का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की थी। आरोप है कि वो SDM को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अब एक वकील भरत तिवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भरत के एनकाउंटर को फर्जी बताकर CBI जांच की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब सुनिए जरा, खेसारी लाल पहुंचे थे भरत के घर, वो क्या कह रहे हैं। बेटा की शहादत को पूर्ति तो नहीं कर सकते, बट उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, जो एक बेटा बनकर उनका सेवा करें। क्या कहा आपने? जितना हो सकेगा करेंगे। शायद हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता और विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर लटके थे, तो पूरा देश उनको क्या कहता है? भगत सिंह। उनको मानता है ना, उनको प्यार करता है ना। तो हम जीते जी भगत सिंह को देखे हैं भरत तिवारी के रूप में, और भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया है। गोली मारी गई है तो उसको सही क्या है? पुलिस को थोड़े अधिकार है। जब हम सिलेंडर बोल देंगे तो उसका थोड़ी अधिकार है कि पुलिस हमको काउंटर कर दे। उसके लिए तो जज बैठा है ना। ये बहुत गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन का शर्मिंदा का बात है। ये इसलिए बात है कि एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, इसको मर्डर कहा गया है। जब तक हथियार में हाथ में हथियार था तब तक पुलिस तो कुछ नहीं की। जब हाथ से हथियार सिलेंडर बोल दिया तब ये तो मारना गुनाह है। इतना भी आवाज़ उठाते थे, गरीबी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जोइनिया वहाँ से गाहड़ा से निकाल कर फिर लेकर गाहड़ा में बसा दिया लोग, उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। ये तो साफ दिख रहा है कि जानबूझकर ही मारा गया है। ठीक है, जब आदमी सिलेंडर कर दे रहा है तो आपको गोलियां चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो कब पता चला कि उसे गोली मार दी गई? हाँ, मुझे रहे सामने गोली मार। आपके सामने गोली मार दिया? हाँ, सामने गोली मार।
गनी जाए तो कहता डीएसपी मारिए मारिए इन लोग के लेडीज लोग 3 गो लेडीज हमने के लाठी चार्ज कर दिली सब हमने के तीनों दोनों आदमी पर। हमारा यह बा कि जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया है कि आप रजिस्ट्रार के सामने इसकी अर्जेंसी मेंशन कीजिए और इसको लेकर हम रजिस्ट्रार के समक्ष अर्जेंसी लेटर देंगे और रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा होते ही रजिस्ट्री से क्लियरेंस मिलते ही यह मामला जल्द सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और सख्त से सख्त पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक और बड़ा एनकाउंटर हो गया। बदमाश था बिहार का, लेकिन एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। ये जिसे आप देख रहे हैं इसका नाम लल्लन सिंह है और लल्लन सिंह पर पुलिस वालों को मारने का भी आरोप था। बहुत बड़ा बदमाश था, 5 भाई 5 में 4 बदमाश। ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन लल्लन का एनकाउंटर बिहार में नहीं हुआ, ये वाला एनकाउंटर यूपी में हुआ। और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं लल्लन के एनकाउंटर साइट की तस्वीर। पिस्टल बरामद हुई है, गोलियां बरामद हुई है, ये बैग बरामद हुआ है, बाइक जिससे भाग रहा था, पुलिस का दावा है। अब बिहार के बड़े बदमाश का एनकाउंटर कैसे हुआ जरा वो देखिए, और उत्तर प्रदेश में हुआ। खूंखार अपराधी लल्लन का एनकाउंटर बिहार से 1000 किलोमीटर दूर हुआ। यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी को ठोका। एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक जब रविवार रात के 1:30 बज रहे थे, एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आए, जिन्हें रोकने को कहा तो बौखलाए बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी लल्लन को गोली लगने लगी और वो गिर गया। अंधेरे का फायदा उठाकर लल्लन का साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल लल्लन को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। एसटीएफ को मौके से बाइक, पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक लल्लन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। किसान पिता के 8 बच्चों में से लल्लन सिंह उर्फ लल्लन था। 5 में से 4 बेटे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्हीं में एक लल्लन भी है। 2 भाई 4 साल पहले एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक फिलहाल जेल में है, क्योंकि ये चारों मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने यूपी के वाराणसी, चंदौली में वारदात को अंजाम दिया। इसलिए योगी की फोर्स लल्लन सिंह को तलाश रही थी और एनकाउंटर हुआ लल्लन सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद सुनिए जरा सीएम योगी क्या कह रहे हैं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। तो आइए आपको बताऊं, लल्लन सिंह का यूपी में एनकाउंटर हुआ, लेकिन लल्लन सिंह के 2 और भाई हैं, उनका कुछ साल पहले एनकाउंटर हो गया था। तस्वीरें देख रहे हैं, ये लल्लन सिंह का एक भाई ये है जिसका एनकाउंटर हुआ, और एक तस्वीर दूसरी देख रहे हैं। दोनों भाई का एनकाउंटर कुछ साल पहले हो गया था। लेकिन लल्लन सिंह का प्रोफाइल और कुंडली क्या है वो देखिए जरा। क्राइम कुंडली लल्लन सिंह की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने शरीफ आदमी थे। 16 मार्च 2016 बिहार के नालंदा में एएसआई को गोली मारकर रिवॉल्वर लूट ली। 18 अप्रैल 2016 पटना में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली। 24 सितंबर 2016 को एएसआई आरआर चौधरी की हत्या कर पिस्टल ले गया। सोचिए कितने पुलिस वालों की हत्या की। नालंदा में कैश वैन लूट के दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान करीब 20 लाख रुपए भी लूट लिए। 6 मार्च 2017 पटना में कैश ले जा रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। लूटकांड में बैंक के 2 गार्ड और चालक को गोली मार दी। तीनों की हत्या के बाद करीब 60 लाख रुपए लूट लिए। लल्लन समेत तीनों भाई गिरफ्तार हुए, लेकिन फरार हो गए और कोर्ट के टॉयलेट की दीवार तोड़कर भाग गए, वाराणसी में छिप गए। 29 मार्च 2017 पटना में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार से जुड़ा केस दर्ज हुआ। पटना में अभिरक्षा से फरार होने और कराने का केस दर्ज हुआ है। वाराणसी में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूट ली। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सोचिए जरा, सारी गोलियां इस शख्स ने पुलिस पर ही चलाई हैं और अब पुलिस ने उस पर गोली चला दी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, एनकाउंटर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभाला।
निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। जो भी न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है इस राज्य में, उस पर जो है सरकार जो है अपराधियों को तो संरक्षण दे रही है। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं, और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कि वो शहीद के पंक्ति में शहादत हो गया, वो निर्दोष था। एक गरीब ब्राह्मण माँ का बेटा जो पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी अंतिम में हत्या, षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक है कि आज देखिए, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इस तरह की वारदातों में संलग्न अपराध कर्मी है, अगर वो बिहार को देखें तो उनको मालूम है कि ऐसी घटनाओं के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्यंभावी है और कठोरतम कार्रवाई होगी। कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया उसमें, और जो पुलिस के जो लोग थे, जो लोगों ने ओवर रिएक्ट किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हम समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस रक्षक हो सकता है, पुलिस भक्षक नहीं हो सकता है। तो पहली बार आप सुन रहे हैं किसी एनकाउंटर के बाद मंत्री से लेकर संतरी तक सब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। कई दिन से आप सुन रहे थे कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। आज फाइनली ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। उद्धव के बागी सांसद सचिवालय पहुंचे। न सिर्फ सचिवालय पहुंचे, बल्कि यह है ऑपरेशन टाइगर। यानी टाइगर ने ऑपरेशन कर लिया, और उद्धव के देखिए सांसद, 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाए खड़े। उद्धव ठाकरे के लिए लोग पूछ रहे हैं उद्धव कहां थे, इतनी बड़ी टूट हो गई। उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ा झटका है, राजनीतिक झटका, और दूसरी बार लगा है। उद्धव ठाकरे शिवालय में थे, पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का बयान आता है, मुख्यमंत्री कहते हैं आपकी पार्टी खत्म हो गई है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर। ऑपरेशन टाइगर तो हमारा 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये टेस्ट टू पे भी है, और कुत्ते भौंकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं संजय राउत जी का। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। यंत्र को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। आज के कार्यकर्ता, आज के नेता लोभी हो गए, लालची हो गए, डरपोक हो गए। जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था अच्छा। उनका नेतृत्व पूरी तरह से फेल हो गया है, लोकतंत्र की हत्या है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। अब देखिए कैसे सक्सेस हुआ, ये आपको बताऊं। तो शतरंज की बिसात पर कभी कोई भारी तो कभी कोई। उद्धव गुट के 6 सांसद आज शिंदे गुट में शामिल हो गए, और बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे के उनके बंगले पर मुलाकात की। बैठक के बाद बागी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर हो गई है 13। वहीं उद्धव गुट में 9 में से बचे सिर्फ 3, और ये सभी 6 सांसद 18 जून को उद्धव की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजेज पहुंचे थे। तब संजय राउत ने सांसदों को किडनैप करने का आरोप लगाया था। बैठक में नहीं आने वाले सांसदों को गद्दार तक बता दिया था।
और यही नहीं, संजय राउत ने अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई है। तब पार्टी के 39 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था और इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था। अब 6 सांसदों की बगावत पिछले 4 साल में पार्टी के लिए दूसरी बड़ी टूट है। उद्धव गुट के 2 सांसदों ने पहले ही शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया था और बागी सांसदों ने फंड की कमी समेत कई कारण बताए। बगावत का मुख्य कारण निर्वाचन क्षेत्र का विकास और धन की कमी बताया है सांसदों ने जो दलील दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। तो संजय राउत जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनकी बदौलत ये सांसद हमारे पार्टी में शामिल हो गए। उनकी बदौलत राज्य में उठाव हो गया था 2022 में और 40 विधायक तभी अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर चलते और बाद में वही 40 जो हमारे सदस्य थे वो 60 हो गए। तो ये सब संजय राउत साहब की देन है। आगे आगे देखिए संजय राउत हमको क्या क्या देते हैं, हम वो देखते रहते हैं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है ये अमित शाह जी की पार्टी है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। उनका नेतृत्व पूरी तरह से फेल हो गया है। उनके नेतृत्व करने के शैली से लोग नाराज होकर के उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अपने आप में झांकना चाहिए। और आइए मैं आपको बताऊं कि अब उद्धव ठाकरे को डर यह भी है कि विधायक भी कहीं छोड़कर ना चले जाएं। उद्धव को खौफ यह है कि सांसद चले गए विधायक ना टूट जाएं। उद्धव ठाकरे ने विधायकों के साथ बैठक की है। ये वो तस्वीरें हैं। उनके पास लगभग 20 विधायक हैं अभी। और उद्धव के सामने चुनौती यह है विधायकों को रोक कर रखने की। विधायक भी चले गए तो पहली जैसी स्थिति हो जाएगी एक बार फिर। सांसदों की बगावत के बीच बड़ा दांव दिया है शिंदे ने उद्धव को। मुंबई में विधायकों की बैठक ली उद्धव ने और बैठक में उद्धव गुट के 3 विधायक नहीं पहुंचे। दावा किया गया कि निजी कारणों से वो बैठक में नहीं पहुंचे। उद्धव गुट ने चुनाव में 288 में 20 सीटें जीती थी। उद्धव ने बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव ने कहा शिवसेना ने बीजेपी को शुरुआती दौर में मदद की, लेकिन आज वही बीजेपी शिवसेना को तोड़ने का काम कर रही है। उद्धव ने कहा शिवसेना ने कांग्रेस के खिलाफ 30 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आदित्य ठाकरे ने कहा उद्धव के साथ आदित्य ने भी बागी सांसदों पर हमला किया। आदित्य ने बागी सांसदों की वफादारी पर सवाल उठाए। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातों रात बिना किसी शर्म के ये सब छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया है। 2022 में पहला ऑपरेशन हुआ था। हम हमेशा फुल प्रूफ ऑपरेशन करते हैं। मैं अपने सांसदों के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जब हमने विद्रोह किया था तब 40 विधायक थे और अब चौके नहीं छक्के लग चुके हैं। 2022 में शिवसेना ने पार्टी और धनुष बाण बचाने के लिए विद्रोह किया। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। हमारी लड़ाई बाला साहेब के विचारों को बचाने के लिए है। 6 सांसदों ने बाला साहेब की असली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। सुनिए जरा आदित्य ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को। आगे नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़े। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए। कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और आइए महाराष्ट्र के बाद एक और खबर महाराष्ट्र से ही है, लेकिन दिल दहला देने वाली। 250 की रफ्तार बीएमडब्ल्यू दौड़ाई और जान गई है। देखिए जरा बीएमडब्ल्यू की रफ्तार क्या थी। बीएमडब्ल्यू चल रही थी, रफ्तार थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये एआई तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश है। गाड़ी 250 की रफ्तार से चल रही थी। यकीन ना हो तो देखिए,
बाकायदा वीडियो बना रहे थे गाड़ी चलाने वाले स्पीडोमीटर का। 246, 247, 248, 249 और ये देखिए 250 की रफ्तार, 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। एक गाड़ी 251 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी रफ्तार से तो हादसे का शिकार होगी, तो सोचिए क्या हाल होगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं गाड़ी का हाल देखिए। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इंजन बताते हैं कई सौ मीटर दूर जाकर गिरा है गाड़ी से। शूटिंग घेतलेली और जिनकी मौत हुई है उनकी यह तस्वीर है। मृतक जो गाड़ी में सवार थे, जो गाड़ी चला रहा था वही मालिक था और वही बच गया है। बाकी एक लड़का और एक लड़की, उसकी मौत हो गई। अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हादसा, आपको बताता हूं। दरअसल यह गाड़ी का हाल है। महाराष्ट्र के ठाणे में बीएमडब्ल्यू हादसे में 2 लड़कों की मौत हुई। 2 लोगों की। हादसे से ठीक पहले बीएमडब्ल्यू की रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाड़ी के अंदर मौजूद लड़कों ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था। उसी पोस्ट में गाड़ी की रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीएमडब्ल्यू सीधे जाकर डिवाइडर से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए। कार का इंजन हादसे वाली जगह से 30 मीटर दूर जाकर गिरा। चश्मदीद लोगों ने बताया कि सड़क पर शव बिखरे पड़े दिख रहे थे। दावा है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और स्टंट की वजह से यह हादसा हुआ है। दरअसल 3 दोस्त बर्थडे मनाकर मुंबई के बांद्रा अपने घर लौट रहे थे। एक्सप्रेसवे पर कई जगह स्पीड कंट्रोल के लिए कंक्रीट बैरिकेड लगे। पुलिस को शक है कि बीएमडब्ल्यू ड्राइवर ने बैरिकेड से बचने की कोशिश की। इसके बाद गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ा और डिवाइडर से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद कार उछली और 2 डिवाइडर के गैप में जा गिरी। हादसा रात के 2 से 3 बजे के बीच हुआ। ऐसे में रेस्क्यू में देरी हुई। इस हादसे में 24 साल के योगेश और 26 साल की रेबेका की मौत हुई है। वहीं ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर ही गाड़ी का मालिक था जो इस घटना में बचा है। अब देखिए जरा, देश में ज्यादातर जानें सड़क दुर्घटना में जाती हैं, वो दुनिया में हम सबसे आगे हैं। देखिए जरा, सड़क दुर्घटना में लगभग 4,80,000 दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटना हुई, यानी रोड एक्सीडेंट हुए 4,80,000। कुल मौतें हुई एक साल में 1,72,890 मौतें एक साल में। सड़क पर मौत हुई 1,65,971। हर घंटे देश में जो मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटना में, वो 20 मौतें हर घंटे हो रही हैं। रोजाना 474 लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। गड्ढों की वजह से, सड़क में जो गड्ढे हैं उसकी वजह से 2,161 लोगों की मौत होती है। सड़क पर निर्माण कार्यों से जो मौत है वो 3,904 है। तो ये दिल दहला देने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि सड़क पर जब चलें बेहद सावधानी से चलें, और सावधानी ही बचाव है। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।